तीसरी मंजिल पर छोटे छोटे 6 कमरों में एक ऐसे रिसाले ने जन्म लिया जिसने पढ़ने वालों के ज़ौक़ को दुनिया के आलमी अदब के जो शाहकार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और ज़बान के नए पैमाने मुकर्रर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। आज से लगभग 53 साल पहले जनवरी 1970 में सबरंग का पहला शुमारा सामने आया। ये एक डाइजेस्ट था, बहुत से डाइजेस्टों में एक और डाइजेस्ट, लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं जानता था कि यही डाइजेस्ट आने वाले दिनों में डाइजेस्टों की सिमत मुतय्यन नहीं करेगा, बल्कि रिसालों की सिमत मुतय्यन करेगा। ये तय करेगा कि अच्छा अदब क्या है और ये बताएगा कि अच्छा अदब पढ़ने के लिए सबरंग पढ़ना कितना जरूरी है। ये काम उस वक्त आज से 53 बरस पहले एक नौजवान ने किया और उनकी टीम ने किया। उस नौजवान का नाम था शकील आदिलज़ादा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शकील साहब। आज इनसे सबरंग की बातें होंगी, खुद इनकी अपनी बातें होंगी। हमारे साथ अनवर शहूर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर, सबसे बड़े शायर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाशिम नदीम साहब हैं, इनका नाम टीवी सीरियल्स की कामयाबी की जमानत है। बहुत अच्छे लिखारी हैं, नॉवल निगार हैं और अदब के पारिक हैं। मेरा ख्याल है कि पहले सवाल शकील आदिलज़ादा साहब से शुरू किया जाए। शकील आदिलज़ादा साहब ने हमें इजाज़त दे रखी है कि इन्हें शकील भाई कहा करें। तो शकील भाई, मेरी आज तक समझ में ये नहीं आया कि आप तो एक डाइजेस्ट में, आलमी डाइजेस्ट में काम करते थे, आपने ये एक रिसाला निकालने का फैसला कैसे किया कि जब आपके पास वसाइल भी नहीं थे, मार्केट में पहले से एस्टैब्लिश्ड डाइजेस्ट मौजूद थे और एक नाकामी का खदशा बहरहाल आपके दिल में था, तो ऐसे में ये फैसला कैसे किया? में उस वक्त दो डाइजेस्ट बहुत मशहूर थे, एक उर्दू डाइजेस्ट, दूसरा सैयारा डाइजेस्ट। सैयारा डाइजेस्ट की मकबूलियत, सैयारा उर्दू डाइजेस्ट की मकबूलियत देख के हमने अपने अदबी और इल्मी रिसाले इंशा का नाम तब्दील करके पहले इंशा डाइजेस्ट किया, फिर वो आलमी डाइजेस्ट हो गया। आलमी डाइजेस्ट गालिबन सन 63-64 में निकला और मैंने उससे निजात पाई 69। अच्छा, अब ये सवाल कि क्यों ऐसा हुआ, वाक़या ये था कि आलमी डाइजेस्ट के जितने मुदीरान थे वो मेरे भाइयों की तरह थे, उनका घर मेरा घर था। लेकिन जब रिसाले की इशाअत इंशा से आलमी डाइजेस्ट करने पर 2-3 साल या 3-4 साल में 20,000 हो गई, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम जो भाइयों की तरह ये पर्चा निकालते हैं वैसा कुछ नहीं है। चुनांचे मैंने अपने तौर पर, चूँकि मुझे यकीन था कि मैं एक रिसाला निकाल सकता हूँ,
सभी काम मैं करता था वहाँ आलमी डाइजेस्ट में। इसके गवाह हैं अनवर शऊर साहब। तो फिर जहन में यही आया कि भाई एक अपना रिसाला निकाला जाए। रिसाला निकालना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ुसूसन उर्दू रिसाला। बहरहाल एक बग़ैर सरमाए के कुछ दोस्तों ने मदद की तो सबरन निकला। और पहले दो शुमारे 5,000 की तादाद में शाये हुए, लेकिन फ़रोख्त हुए 3,500। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। चुनांचे हमने तीसरा शुमारा बिल्कुलिया फिक्शन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर पूरा का पूरा वो तीसरा शुमारा बिक गया, यानी 5 का 5,000। फिर उसके बाद चौथा शुमारा 6,000 निकाला, वो भी बिक गया। और ये एक रिकॉर्ड है कि पहले साल में किसी डाइजेस्ट या किसी उर्दू रिसाले ने 20,000 की इशाअत हासिल कर ली। पहले साल 20,000, दूसरे साल 42,000, तीसरे साल कोई 60,000 के करीब, और 5 साल में ये 1 लाख तक पहुंच गई और उससे आगे जाती गई। ये सूरत है। अनवर शऊर साहब, ये जो सबरंग था, आप इसकी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा थे, शुरू से इसका हिस्सा थे। ये जो रिसाला था, इसकी ताकत उर्दू फिक्शन और आलमी फिक्शन के तराजुम ये था। ये बताइए कि ये जो मटेरियल था, ये जो मवाद था, ये कैसे आता था, कहाँ से आता था और कैसे मुंतखब होता था? भाई कौन कर भाई अखलाक अहमद साहब, आपका सवाल यह है कि ये मवाद ये कैसे आ जाता है? ये सवाल आपकी जबान से बहुत अजीब सा लग रहा है भाई, क्योंकि जिस तरह आप हमें कहानियां दिया करते थे, तराजिम भी और तबाजात भी, इसी तरह और अहबाब भी देते थे। अच्छा, इसके अलावा फिर एक सिलसिला शुरू हुआ था उर्दू के अफसानों का, उर्दू की कहानियों का इंतखाब। तो वो हम जो शायदशुदा रसाइल और किताबें थी वो उनसे फराहम हो जाता था, यही तरीका था। अच्छा, और अभी मैं कुछ दिन पहले शकील भाई से ये कह रहा था कि मैंने फिक्शन पढ़ना मैं बड़े शौक़ से पढ़ता रहा हूँ शुरू से, और आज भी मैं फिक्शन बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि शकील भाई, अब भी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि पर्चा दोबारा निकाला जा सकता है। अच्छा, एक खुसूसियत ये थी कि शकील भाई उसमें नाम पर नहीं जाते थे कि ये किसी बड़े अदीब का लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि इनका एक इंतखाब का एक मेयार था, जिस मेयार को ये कहा करते थे कि ये हमारा खाना है, इस खाने में जो फिट बैठेगा वो हम छाप देंगे। तो ये बड़े से बड़ा नाम हो, अगर वो कहानी इनके मेयार पर या इनके खाने पर कहिए पूरी नहीं उतरती थी तो ये उसे नहीं छापते थे। उसमें बाज दोस्तों की भी कहानियां होती थी जो इस बात पर नाराज भी होते थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने मेयार, अपने खाने से समझौता नहीं किया।
उसी का नतीजा था कि वो क़ारीन में पूरा पर्चा शुरू से आखिर तक निहायत ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा जाता। हाशिम नदीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये जो सबरंग है ये तो कोई निस्फ सदी पुराना किस्सा है। आप आज के कामयाब राइटर हैं, आपकी जिंदगी पर सबरंग ने कोई असर मुरतब किया? मेरा सबरंग से बड़ा अजीब सा तारुफ है। करीब कर। कोयटा में विंटर वेकेशंस होती हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी, 2.5-3 महीने की, जैसे गर्म इलाकों में मई जून में होती हैं। तो मेरी पहली मेमोरी जो सबरंग से रिलेटेड है वो मेरे ताया सबरंग पढ़ा करते थे, और हम बच्चों को सबरंग मना था पढ़ना, बैन था हमारे, पता नहीं वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से डाइजेस्ट हमारे घर में बैन था। क्योंकि बैन था इसलिए हमने ज़रूर पढ़ना था छुप के, बैन ना करते तो शायद हम ना पढ़ते। तो ताया मेरे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते थे, और वो फिर तकिए के नीचे छुपा के, जब उन्हें जॉब वगैरह पे जाना होता था तो वो अपने कहीं उसको छुपा के निकल जाते थे कि शायद उन्होंने छुपा दिया है। तो हम सर्दियों की छुट्टियों में कोयटा में अपने दादी के घर में होते थे। उनके टीन की छत का घर था और वो खुला बरामदा और सहन। तो मेरी पहली मेमोरी जो है वो बाजीगर की स्नोफॉल से रिलेटेड है, बर्फबारी से। कोयटा में शदीद बर्फबारी हो रही थी और मैं किसी तरह से सबरंग तक पहुंच गया जहां पे उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। आई थिंक मैं 4th क्लास में था उस टाइम, और इत्तेफाक से क्योंकि मैं डर रहा था, जल्दी में पढ़ना था, जो पेजेस मैंने खोले वो सबरंग के ही, उसमें बाजीगर के ही खुले। मैं बाजीगर में ही अटका और आज तक बाजीगर में ही अटका हुआ, उससे निकल नहीं पाया दोबारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाजीगर या सबरंग का जो मवाद था वो किसी के ख़ास दौर के लिए था। वो आज भी अगर आप दोबारा गो थ्रू करेंगे, और मैं कई दफ़ा अभी दोबारा छापा गया है इसको अच्छी जिल्द के साथ, क्योंकि मेरा कहानी से लिंक है और मैं कहानी बुनता हूँ। तो जब मेरी बुनत कभी कभी रुक जाती है तो मुझे सबरंग पढ़ना पड़ता है दोबारा कि यार ये जुड़ेगी कैसे, कैरेक्टर्स कहाँ से जुड़ेंगे। तो मुझे जवाब मिल जाता है सबरंग आई थिंक हर दौर के लिए, उसका किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एज या दौर से ताल्लुक़ नहीं। शकील भाई, ये अभी बात की थी अनवर शहूर भाई ने कि आपने एक इस्तिलाह ईजाद की कि सबरंग का एक खाना है, उस खाने में जो कहानी फिट बैठेगी वही गोया शाया हो सकेगी। अच्छा, अव्वल तो ये कि उस खाने की तारीफ क्या थी, वो खाना कैसे तायुन होता था कि उस खाने में फिट बैठ रही है या नहीं। दूसरी बात यह है कि सुना यह गया है कि उस खाने में फिट ना बैठने की वजह से कृष्ण चंद्र और मुमताज़ मुफ्ती की कहानियां भी वापस हुई हैं। तो ये मुझे खाना भी बता दीजिए और इसकी भी तस्दीक कर दीजिए कृष्ण चंद्र वाली बात की। भाई तय यह किया गया था कि सबरंग में जितने भी लोग हैं हर शख्स से कोई आई हुई कहानी पढ़वाई जाएगी और उसकी राय वो लफ्ज़ों में नहीं देंगे कि निहायत अच्छी, बहुत अच्छी, बल्कि आदाद में देंगे। यानी 100 नंबर एक कहानी के रखे गए और ये तय किया गया कि आप इसे पढ़ें, आपकी राय में ये 50 नंबर की कहानी है या 60 नंबर की कहानी है, 70 की है, आप अपने नंबरों से अपनी राय जाहिर करें। तो अच्छा, अब उसमें यह था कि वो नाम भी लिखते थे कि मेरे इतने नंबर हैं, लेकिन कोई इस पर एतराज़ नहीं करता था कि आपने इतने नंबर कम या ज़्यादा क्यों दिए, तो बड़ी अच्छी कहानी थी।
तो गोया ये एक जमहूरी सिलसिला था कि आपको कहानी दी जाए, आप उसे पढ़ें, आप जैसा समझें उस पर आदाद में अपनी राय दे दें। अच्छा, खाना जो था वो यही था, यानी सबरंग के जितना भी स्टाफ था, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, वो कहानी पढ़कर अपनी राय देता था। ये था हमारा खाना, यानी सबरंग के स्टाफ के, हर किस्म के स्टाफ के, कि उसकी राय क्या है उन सब की। एक दफ़ा पर ये हुआ कि कृष्ण चंद्र साहब से कि कहानियाँ हमने बहुत छापी थी, तो उनसे मैंने कहा कि आप हमें कोई नावल भेजें, कोई हम सीरियलाइज करें। तो उन्होंने एक नावल भेजा जिसका नाम था सोने का संसार, क्या सोने का संसार। वो नावल पढ़ा तो अच्छा नहीं लगा, फिर तमाम सबरंग के लोगों को पढ़वाया गया, उन्हें भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया। अब मुश्किल ये है कि कृष्ण चंद्र को किस तरह मना करें कि ये नावल जो है ये हमें पसंद नहीं आ रहा। तो उसके लिए लफ्ज़ खाना इजाद किया गया और ये कहा उनसे, उनको ख़त लिखा गया कि ये हमारे खाने में फिट नहीं हो रही। वो समझ गए बात को। यही कुछ सूरत हुई मुमताज़ मुफ्ती साहब की। मुमताज़ मुफ्ती साहब की, अच्छा हम बड़े अदीबों को ख़त नहीं लिखते थे कि आप हमारे लिए कहानी लिखें। उसकी वजह ये थी कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने कासमी साहब को एक ख़त लिखा कि साहब सबरंग के लिए कुछ लिखिए, और उन्होंने कोई कहानी कोई चीज़ भेज दी और मालूम हुआ कि वो अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे उनको वापस करें। तो फिर बड़े अदीबों से हम राबिता नहीं रखते थे कि आप हमें चीज़ें भेजें, बल्कि उनकी छपी हुई चीज़ें जो अदबी रिसालों में छपती थी उसको मुंतखब कर लेते थे, और वो चूँकि अदबी रिसालों में छपती थी और वो बहुत कम पढ़ी जाती थी और डाइजेस्ट की इशाअत बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग उसे पहली बार पढ़ते थे उन कहानियों को। मुमताज़ मुफ्ती की बात हो रही थी, इब्न इंशा साहब ने मुझे वो कहानी दी कि ये मुमताज़ मुफ्ती की कहानी है, इसे देख लो। अच्छा, अब ये कि उसे पढ़ा गया तो वो अच्छी नहीं लगी, तो अब वो कैसे वापस करें, और ये कि इब्न इंशा साहब को भी क्या जवाब दें। कई साल गुजर गए, फिर एक दिन वो लंदन से आए और उन्हें याद था कि मैंने कहानी दी है और इन्होंने छापी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुमताज़ मुफ्ती साहब की कहानी का क्या हुआ। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि भाई पसंद नहीं आई, तो उनका उनको भेज देते। मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको भेज दी जाए। उनका अच्छा मुझे भेज दो और मैं उन्हें वापस कर दूंगा। ये वाक़या हुआ। तो किस्सा ये था कि कोशिश यही की जाती थी कि बेहतर से बेहतर अदब शाये किया जाए। बेहतर से मुराद ये भी थी कि बेहतर दिलचस्पी का अदब, यानी उसमें बड़ी ऐसी कहानियाँ भी होती थी कि जो बड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही अदबी होती थी, उन्हें हम नहीं छापते थे इसलिए कि वो दिलचस्प कम होती। तो दिलचस्पी एक उन्सर था, दिलचस्पी, और बहुत अच्छी लिखी हुई वो कहानी, ये कुछ था। शोर भाई, आप सबरंग की टीम में आपने बहुत वक्त गुजारा, शुरू से समझे आप साथ थे वहाँ पे। क्योंकि मैंने भी वो दफ्तर और वो टीम देखी है। आप ये बताइए कि शकील भाई एज ए टीम लीडर कैसे थे? क्या इनके फैसले, इनकी जो जांच है कहानी की, वो दुरुस्त होती थी? हिम्मत करके आज बता दें हमें। बात यह है कि ये आ रही आवाज ऑन नहीं है।
इनकी यानी ये कहानी के निहायत अच्छे पारिक थे और इनकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि ये कहानी को जानते थे। अच्छा, ये जो इन्होंने अभी तरीका बयान किया कि वो सभी लोग पढ़ लेते थे, एक जमहूरी तरीका था कि न सिर्फ अमले के लोग बल्कि जो हजरात तशरीफ लाते थे मिलने के लिए उनसे भी पढ़वा लिया करते थे हम लोग कहानियां, और वो भी अपने नंबर दे देते थे। जैसे कि उस्ताद हमारे यूनिवर्सिटी के जमील अख्तर खान साहब थे और दीगर हजरात, तो वो अच्छा, अब वो तमाम आरा तो सामने होती थी, लेकिन बुनियादी बात ये थी कि शकील भाई अपने तौर पर ये फैसला कर चुके होते थे कि मुझे ये कहानी छापनी है या नहीं। इसलिए कि मेरा अंदाजा ये है कि हम लोग जितने भी लोग थे, सबसे अच्छी नजर, कहानी पहचानना भी कोई आसान बात नहीं होती, सबसे अच्छी नजर इनकी थी। और उमूमन वो इनकी राय जो थी उससे अगर कोई इख्तिलाफ करता था तो ये बाकायदा दलीलों से अपनी बात साबित कर देते थे, यानी कायल कर देते थे। तो इनकी जीत जो थी वो कहानियों का पारिक होने ही की वजह से थी। और बुनियादी बात सबरंग की अशात बढ़ने का और उसकी मकबूलियत का सबब ये खुद ही थे और इनके कहानियों की पेशकश का अंदाज। अच्छा, वो जो जुमले वगैरह ये लिखा करते थे, फिर अदीबों के मुसन्निफीन के बारे में कोई खाका सा, और तो वो भी ये इतनी मेहनत से लिखते थे और इतनी लफ्ज पर इतनी मेहनत करते थे, जैसे कि वो कहते हैं ना, मुसफ़ी का कोई शेर था कि शायरी में लफ्ज जो तराशे जाते हैं वो मुरस्सा साजी जो होती है, वो जैसे सादाकार मोती जड़ता है किसी जेवर में, उस तरह का काम है। यानी सन्नाई, वो लफ्ज वो शेर मुझे याद नहीं है, तो बिल्कुल ये काम ये करते थे। अच्छा, और हर्फ हर्फ अपनी नजर से जरूर गुजारते थे, यानी हर एडिटर जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई बात नहीं है कि मैंने अपनी इतनी उम्र में, और उस वक्त भी मैं तकरीबन तमाम मुदीरान से ज़ाती तौर पर भी वाकिफ था। तो इनकी जो कहानी पहचानने की, शनाख्त करने की जो नज़र थी वो उन सबसे अच्छी थी। उनमें अदब के मुदीरान भी थे और दूसरे पर्चों के भी। तो ये है सब मैंने कहीं लिखा भी था कि वैसे तो हर अखबार में और हर रिसाले में मुदीर शामिल होता है, लेकिन सब रंग में मुदीर शामिल होना ही नहीं, मुदीर ही मुदीर था। हम लोग जितना भी काम करते थे वो, अच्छा, इन्हें किसी काम को इनके साथ मैंने ये भी कहीं लिखा है कि इनके साथ काम करना कोई आसान नहीं था। मसलन इनके साथ किसी मुसव्विर का चलना आसान नहीं था, चूंकि तस्वीर पहचानने में भी अपना कमाल यानी जाहिर करते थे, और जब तक मुतमईन नहीं हो जाते थे तब्दीलियां करवाते रहते थे। बाद लोग तो भाग जाते थे इस बात पर। हमारे असद भाई थे, असद मोहम्मद खान साहब, वो किस्त लिखा करते थे हमारे यहाँ, तो उनके साथ भी इन्होंने यही किया। इलियास सीतापुरी के साथ भी यही करते थे कि ये नहीं, ये इसमें से ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए, यानी ये जान नहीं छोड़ते थे जब तक के अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें न करवा लें। असद भाई ने तो जहाँ थक कर ये कह दिया कि जी मैंने तो जो कर सकता था वो करके दे दिया है, अब आप जैसा चाहें इसे कर लें। यानी खुद वो क्यों साहब ये हुआ था, दस्तबरदार हो गए थे। अच्छा, एक और बात,
शकील भाई एक खूबी और भी थी, लिखने का काम जो था इदारत का, वो बस हम 2 आदमी करते थे। वैसे तो अमला बहुत ज्यादा था और कुछ लोग तो काम करने के लिए इन्होंने रखे थे और कुछ लोग काम न करने के लिए भी रखे हुए थे। वो बस उन्हें तनख्वाहें मिल रही थी और वो मजे कर रहे थे सिर्फ। अच्छा, हम लोगों का क्या आलम था, खुसूसन मेरा। अच्छा, एक और इनकी बहुत बड़ी खूबी जो है इनकी शख्सियत की, वो है इनमें कुव्वत बर्दाश्त। इसका एक सबूत तो मैं बैठा हूं कि मेरी बीवी भी मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसके पास बेचारी के कोई और इसका हल नहीं है। लेकिन शकील भाई ने बहुत यानी माथे पर शिकल लाए बगैर पूरी उम्र बर्दाश्त किया है और आज तक कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, मेहनती कितने थे ये? मसला हमारे जिम्मे कुछ काम थे लिखने लिखाने के, खुलासा वगैरह ये वो, तो हमारा मूड हुआ तो हमने लिख दिया, नहीं हुआ तो नहीं लिखा। तो कभी उस पर भी कोई सरजनिश नहीं थी, ना ये कि इसरार था कि करना जरूर है। बस ये खुद कलम उठाकर कागज लेकर बैठ जाते थे और जो काम हमने नहीं किया है वो बड़ी खंदा पेशानी से खुद कर लेते थे। तो मुझे मालूम था ये भी हमारे लिए एक आसानी थी कि मैं अगर कोई काम नहीं करूंगा तो वो कर ही लेंगे। तो ये था। और सबरंग जो रेगुलर नहीं हो पाया और वो वक्फे यानी बहुत बड़े बड़े वक्फे आने लगे, उसकी एक वजह ये इनका अपना जो मेयार, अपना जो खाना था, उसकी एक तो वजह वो थी, उस तरह की चीजें कम हासिल होती थी, बड़ी मुश्किल से हासिल होती थी। दूसरी बात ये कि किस्तें, पहले तो जो किस्तें ये लिखते थे वो शुरू तो किसी और ने की थी, लेकिन जब वो इनके मेयार पर पूरे नहीं उतरे तो ये खुद लिखने बैठ गए और उन लोगों को जो कुछ यानी उनके भी मुसव्वदा आता रहा, उनको जो कुछ दिया जाता था उसका नजराना वो भी दिया जाता रहा, लिखते ये खुद थे। तो ये एक तो मेयार का कड़ा होना, सख्त होना, यानी सबरंग के इरेगुलर होने की वजह तो मेयार कड़ा होना। दूसरा, जो काम इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था और वो इतनी जाफिशानी से करते थे कि उसमें वक्त लगता। तो ये 2 बातें थी सबरंग, यानी सबरंग में के मकबूल होने की वजह भी यही थे और सबरंग बैठ जाने की वजह भी यही थे। कोई और उसमें शामिल नहीं। हाशिम साहब, ये कैसे हुआ पता नहीं, ये सबरंग डाइजेस्ट वो वाहिद डाइजेस्ट रहा जिसको एक अदबी पर्चे के तौर पे कबूल किया गया। जो सबरंग में छपा वो अदब बन गया। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या था, मतलब वो क्या हद फासिल है जो अदब और पॉपुलर लिटरेचर के दरमियान है और वो कहाँ पे आके मिल जाते हैं, वो क्या है आपके ख्याल में? अच्छा, ये एक बड़ा अलमिया है। ये जो लिटरेचर पॉपुलर हो जाए वो क्लासिकल नहीं कहलाता, जो पॉपुलर ना हो उसको क्लासिकल समझ के ट्रीट किया जाता है। और शायद इस मिथ को भी सबरंग ने ही तोड़ा और थोड़ी सी डाइजेस्ट लिखने वालों को हिम्मत हुई कि वो कहने लगे माशरे में कि हम भी अदब लिखते हैं। बेसिकली अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसी तरह का एक तफरीक चली आ रही है। डाइजेस्ट राइटर्स को किसी और तौर पे बरता जाता है और उन्हें प्योर अदब से मुतालिक नहीं समझा जाता। मेरा ख्याल है कि कहानी को जुदा नहीं करना चाहिए। बेसिकली कहानी अच्छी होती है या बुरी होती है, कहानी इटसेल्फ अदब क्रिएट करती है और अदब को आगे बढ़ाती है। वो किसी को कहानी पसंद आ सकती है, किसी को कहानी पसंद नहीं आ सकती। और ख़ास तौर पे अब 2023 में ये
दिसंबर स्टार्ट हो गया, साल आपका ख़त्म हो रहा है और हम एक बिल्कुल नई दुनिया में बैठे हुए हैं। अब आपका टैब्स पे, सेल्स पे और कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर कहानी पढ़ी जा रही है। किताब उस तरह से लोगों के, कल पूरा एक सेशन था इसी के ऊपर, जो इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें जो साहब बुक से रिलेटेड बता रहे थे, उन्होंने अमेरिका में ख़रीदी जाने वाली किताबों की तादाद बताई और हमारे यहाँ पे। अब भी अगर हम इसको कंफ्यूज करते रहेंगे अदब, नॉन अदब, लिटरेचर, नॉन लिटरेचर में, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। इट्सेल्फ आपका सबरंग ये मिथ एक वक्त में तोड़ चुका है। अब होता ये कि बहुत से नए लिखने वाले जो हैं वो उस तकनीकी मायार को नहीं पहुंचते जो तकनीकी मायार कभी तय कर दिया गया था। इवन जैसे भी शहू साहब बता रहे हैं कि खुद शकील भाई ने डाइजेस्ट के लिए एक मायार मुकर्रर किया था, ये हमारा खाना है, इसके अंदर जो कहानी आएगी हम उसे लेंगे या नहीं। और वक्त है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के नई नस्ल को लिटरेचर की तरफ राग़िब करने के लिए इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के सोचें और कहानी को फ़रोग़ दें। अच्छे या बुरे का फैसला खुद होकर लेगी आवाम। हेलो 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 सर ये बटन को नीचे नहीं छेड़ रहे। एक शकील भाई की जिंदगी में जाहिर है बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो समझिए कि पिटारी में रखे रहते हैं, उनका जिक्र कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। शकील भाई बुनियादी तौर पे बहुत कम गो हैं, तो बहुत से वाकयात बयान करते हुए ये उसको इख्तिसार से बयान कर देते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक अजीब वाकया वो है जब इनकी एक साबिक सदर, हमारे एक साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात हुई। एक मोहब्बत भरी मुलाकात हुई और उसका एक अजीब व गरीब नतीजा निकला। शकील भाई आप गालिबन CPNE के इजलास में गए थे, वहाँ पे आपकी जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात हुई थी। वो आपसे मुलाकात करके चंद कदम आगे गए, वापस आए और उन्होंने कहा कि शकील आदिल दादा साहब सबरंग वाले आप ही हैं। और उसके बाद उन्होंने सबसे मुलाकात करने के बाद आपसे अलहदा भी मुलाकात की। तो वो किस्सा क्या रहा और उसका नतीजा क्या निकला? असल में CPNE का एक इजलास था इस्लामाबाद में। सबरंग CPNE का मेंबर था, तो जाना हुआ। इस्लामाबाद होटल में तकरीब थी जहाँ ज़ियाउल हक साहब को भी आना था। तो मैं मीर खलीलुर रहमान साहब के साथ खड़ा था और अनवर खलील साहब हुर्रियत के जो एडिटर थे वो तारुफ करा रहे थे सबका। तो जब वो हमारी तरफ आए तो उन्होंने पहले मीर खलीलुर रहमान साहब तो खैर सब जानते थे उन्हें, उनके लिए दो एक जुमले बोले, फिर मेरी तरफ आ गए। तो ज़ियाउल हक साहब ने मुसाफा किया, आगे बढ़ गए, फिर एकदम पीछे हटे और कहने के सबरंग वाले कौन से थे? तो उन्हें बताया है अभी तो आपसे बात हुई है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, मैंने आपके रिसाले की बड़ी तारीफ सुनी है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कभी, तो मुझे कुछ रिसाले भिजवा दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब ये बात ख़त्म हो गई, तकरीब हो गई। तो मैं एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि ख़वातीन का एक डाइजेस्ट निकाला जाए और डिक्लेरेशन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि सदर साहब से कहूँ, तो खलील वो उन्होंने हुर्रियत के जो एडिटर थे, क्या नाम, अनवर खलील साहब ने
अपॉइंटमेंट ले दिया मेरा 4 बजे शाम को प्रेसिडेंट से कि वहाँ जाके मिलना है। चुनाचे मैं पहुँच गया वक्त पर। हाशमी साहब मरहूम जो थे ओरिएंट के, उन्होंने गाड़ी फराहम कर दी। कोई तकरीबन आधा 1 घंटे के इंतज़ार के बाद ज़िया-उल-हक साहब ने बुला लिया अपने ख़ास कमरे में, जहाँ उनकी एक बेटी भी थी छोटी, सिद्दीक सालिक साहब भी थे। तो वहाँ बहुत सी बातें रिसालों पर होती रहीं, वो एक तफसील दास्तान है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब मुझे ख़वातीन का एक रिसाला निकालना है, अरसे से डिक्लेरेशन पड़ा हुआ है, आप हज़राए करम डिक्लेरेशन जारी कर दे, ये सिफारिश कर दे। मैं उन्होंने कहा भाई ख़वातीन के तो इतने पर्चे निकलते हैं, आप निकाल कर क्या कमाल करेंगे। मैंने कहा कोशिश करेंगे। तो उन्होंने खैर सिद्दीक साली साहब को लिखवाया कि इनको कि डिक्लेरेशन के लिए बात की जाए। फिर मैं कुछ शुमारे सबरंग के लेके भी गया था, जिसमें तमाम तर तस्वीरें जो थीं वो ख़वातीन की थीं। तो हाँ टाइटल पर तो कहने लगे कि ये ख़वातीन की तस्वीरें टाइटल पर क्यों छापते हैं आप। मैंने साहब ये एक दिलकशी हो जाती है पैदा भाई। कह लगे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ज़िया-उल-हक की तस्वीर छापें आप, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी होनी चाहिए। आपका रिसाला ख़वातीन का थोड़ी है जो ख़वातीन का टाइटल छापते हैं। अब मुझे कहना क्या था, मैंने कहा कि जी आइंदा ख्याल रखेंगे। कुछ तसव्वुफ की भी बातें हुई कि आप मजहबी क्या चीज़ छापते हैं। हमने कहा कि कुछ छोटे छोटे फिलर छापते हैं, मजहबी होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बाकायदा मज़ामीन भी छापते हैं। मैंने कहा नहीं छापते, ये रिसाला सिर्फ फिक्शन का रिसाला। फिर कहने लगे कि मुझे कुछ पर्चे भिजवाए। कुछ तो मैं लेके गया था, दूसरे दिन हमने वो पर्चे इत्तलाआत को भिजवाए जो उन्हें मिल गए, और उसका नतीजा ये निकल हुआ कि सबरंग का कोटा कागज़ का बंद कर दिया गया। देखिए, हुक्मरानों से मिलने के अपने नुकसानात होते हैं। सबरंग का कोटा बंद हो गया। शऊर भाई, सबरंग का जो दफ्तर था वो एक सकाफती मरकज भी था। पहले सारे शहर के, फिर सारे पाकिस्तान के अदीब, शायर, सोचने समझने वाले, पढ़ने लिखने वाले वहां आते थे। और जो चीज मशहूर थी वो थी सबरंग का ज़ोहराना, सबरंग का लंच, सबरंग का किचन। और वो अब बहुत से लोगों की नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। तो ये बताइए कि वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ था और कैसा कैसा आदमी वहां आता था। भाई वो बात यह है कि ये जो हमारे शकील भाई बैठे हैं, मुंह पर तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, सही बात बयान करना गालिबन तारीफ के ज़ुमरे में नहीं आता, वो एक हकीकत का बयान है। शकील भाई का सबरंग निकलने से पहले भी दस्तरखान वसी था, और इनका जो हल्का अहबाब था उसके यानी ये अपने हल्का अहबाब ही में उमूमन रहते थे। तालीम के ज़माने में भी पढ़ना लिखना भी साथ रहता था इनका। तो खैर जब सबरंग शुरू हुआ तो वहाँ अदीब, शायर और दूसरे एडवर्टाइजर्स भी वहाँ आया करते थे, और वो अच्छा खासा आर्ट्स काउंसिल था कि
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल ये महसूस नहीं होता था कि कोई दफ्तर है और यहाँ कोई दफ्तरी नज्म नसक या डिसिप्लिन क्या कहना चाहिए उसे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और खाने के वक्त बाकायदा वहीं पक जाता था खाना, और कभी कभी घर से भी आया करता था। तो खुद ये भी हाँ अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा पका लेते हैं ये, इनकी कई काम बहुत अच्छे ये कर लेते हैं। वो सबरंग में भी तकरीबन सारे काम इन्होंने खुद किए। किताबत नहीं आती थी तो वो नहीं किया इन्होंने, बाकी सारे काम किए। नहीं, हर काम कर लेते थे। मसलन ये कि प्याला उठाकर रखना है तो वो भी ये खुद ही रख लेंगे। इनकी कोई मेज नहीं थी तयशुदा। वो बाद में फिर कमरा उमरा बना तो उसमें मेज लगा दी गई थी, लेकिन कभी इन्हें बैठे हुए बहुत कम देखा होगा लोगों ने कि ये मेज कुर्सी पर बैठे हुए। लिखते भी थे, पूरी किस्त लिखते थे, घंटों लिखते थे। तो वो उकड़ू बैठकर कुर्सी पर उकड़ू बैठकर जैसे मंटो लिखते थे। हमारे मंटो के बारे में मशहूर है कि वो घुटनों पर रखकर लिखते थे। इसी तरह शायद रईस साहब भी, गालिबन रईस अमरोवी साहब भी इसी तरह लिखते थे। तो शकील भाई भी अपने घुटनों पर लिखते। तो वो जो जिस जोहराने का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ वो जोहराना भी होता था, असराना भी होता था। और जिस जमाने में कॉपी जुड़ती थी तो अच्छा खासा एक पिकनिक का माहौल था। इशाइये भी होते थे क्योंकि रात तक काम करना है। अच्छा, मेहनती ये इतने थे कि लगे हुए काम में, कॉपी तक खुद जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चुरंदम खुरंदम जिसे ये कहा करते थे, वो भी सब कुछ चल रहा है। ये इन्होंने कहीं लिखा भी है कि उसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो ये सब कुछ चलता रहा, चाय हर वक्त चलती रहती थी। तो वो बहरहाल एक बहुत अच्छा ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना हमने गुजारा। और अब तक इनका तकरीबन तर्ज ज़िंदगी वही है। उनमें ज़हन से उतर रही है, कोई बात आई थी तो वो बहरहाल ये सलामत रहे और खुश रहे। हाशिम साहब, आप भी बाजीगर के मद्दाह हैं से एक बहुत अच्छी कहानी समझते हैं, और आप ड्रामे के भी आदमी हैं, स्क्रीन के भी आदमी हैं। आपको क्या लगता है कि बाजीगर में एक पूरी फिल्म या कोई ट्रायलॉजी मौजूद है? जी बिल्कुल, बल्कि ये अभी रिसेंटली हम एक चैनल में बैठे थे और नेटफ्लिक्स के लिए कोई आइडिया डिस्कस किया जा रहा था कि जी यहाँ से इस ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी नेटफ्लिक्स पे आनी चाहिए। भारत ज़्यादातर अपनी कहानियाँ नेटफ्लिक्स पे फ्लोट करता है, या जिस तरह से हमारे इलाके को पोर्ट्रे किया जाता है वो उस मायार पे पूरा नहीं उतरता। तो बाजीगर में पूरे का पूरा एक 8-10 सीजन्स मौजूद हैं। एक नहीं, ट्रायलॉजी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ इसमें 8-10 सीजन मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया कि मेरा एक छोटे इलाके से ताल्लुक़ है और मैं टाट के स्कूल में पढ़ा ले, प्राइमरी में मैं, बल्कि अब भी उस स्कूल में टाट ही होता। उस स्कूल की छत नहीं थी और उसमें टाट बिछा होता था। तो जब बारिश होती थी और जब आंधी आती थी तो हमारी छुट्टी हो जाती थी। अभी तक शायद छुट्टी होती होगी वहाँ पे उसी तरह से। तो मेरा जो तख़य्युल है वो बाजीगर से बढ़ा, एक बहुत छोटे इलाके का छोटा उर्दू मीडियम बच्चा, छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला, जो कभी सिनेमा नहीं गया था, जिसके घर में टीवी नहीं था, जहाँ पे नॉवेल बैन था, डाइजेस्ट नहीं पढ़ सकते थे, और एक महदूद सा जो हमारा दायरा था उसके अंदर हमारी ज़िंदगी थी। तो मेरे तख़य्युल को परिज़ात तक लाने वाला जो कहानी है
वो बाजीगर है। मैं भी बाजीगर के इतने एंगल्स को सोचता हूँ, बाजीगर में इतना कुछ है कि उसको बयान करने के लिए, और लेकिन ये शकील साहब को अल्लाह हिम्मत दे, वो खुद लिखें। स्क्रीन प्ले उसका एडॉप्ट करना किसी और के बस की बात है नहीं। चैनल्स उसे करना चाहते हैं, शकील साहब तक भी बात पहुंची होगी। अभी एक चैनल जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टेड था बाजीगर में और इस तरह की एक आध चीज़ में। उसका स्क्रीन प्ले जब तक खुद शकील साहब नहीं लिखेंगे, उस स्क्रीन प्ले को कोई और ऑप्ट नहीं कर सकता। तो उसके अंदर बहुत बड़ी कहानी है, मॉडर्न कहानी है। और आप देख रहे होंगे ये बाहुबली और ये जो बहुत ज़्यादा हजार 10 हजार करोड़ कमा के चली गई, ये कहानियाँ क्या थी? बाजीगर उनसे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसको उस तरह से अगर फिल्माया जाए जिस तरह से बाजीगर का स्क्रीन प्ले है, उसका स्क्रीन राइटर जो भी हो, बल्कि टीम हो जो शकील साहब के साथ दिन रात बैठ के उसको ऑप्ट करके, क्योंकि ज़्यादातर उसमें इंडिया है, स्टेशंस जो रेलवे स्टेशंस हैं, जो ट्रेनें हैं, मेरी कहानियों में जितने स्टेशंस हैं, जितने तांगे हैं, जितनी बारिशें हैं, जितनी ट्रेनें हैं, वो इन्हीं से ली हुई हैं सारी की सारी। तो स्क्रीन पे ऑप्ट करने के लिए उसे टीम चाहिए, और बहुत बड़ी कहानी है उसमें, मॉडर्न कहानी मौजूद है बाजीगर में भी। अच्छा शकील भाई, ट्रेडिशनली जो जय्यद अदीब थे उन्होंने डाइजेस्टो में लिखने से गुरेज किया। उन्होंने ये समझा कि ये हमारे मायार से कुछ नीचे चीज है, तो हम इसमें ना जाएं, बल्कि हम अदबी पर्चों में छपें। और ये ट्रेंड अब तक मौजूद है। आपने कैसे कायल किया, राजी किया शौकत सिद्दीकी जैसे लोगों को, असद मोहम्मद खान जैसे लोगों को, जो हमारे ऐद का समझिए सबसे बड़ा नाम है असद मोहम्मद खान, तो ये कैसे उनको आपने राजी किया, फिर उनसे मुसलसल लिखवाया और वो बहुत सुपरहिट चीजें साबित हुई? भाई शौकत साहब पड़ोसी भी थे हमारे, नॉर्थ नाजियाबाद के एल ब्लॉक में। तो मैं शौकत साहब से बार बार कहता था कि भाई आप कोई सीरियल लिखे हमारे लिए, क्योंकि बाकी जो अदीब थे उनके मुकाबले में शौकत सिद्दीकी कहानी पर बड़ी दस्तरस रखते थे, यानी वो कहानी लिखते थे, खालिसतन कहानी। मसलन खुदा की बस्ती उनकी मिसाल है। तो कोई 2.5-3 साल तक मैं उनसे कहता रहा कि भाई लिखें लिखें लिखें। आखिर वो जिच हो गए और उन्होंने कहा अच्छा मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसे लूँगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि वो पेश कर दिए जाएंगे। तो वो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और तय, यानी उनको लिफाफा, इधर किस्त मिलती थी उधर लिफाफा चला जाता था। अब वो असद मोहम्मद खान दफ्तर मुसलसल आते थे, उनकी एक बैठक थी सबरंग, तो उनसे भी कहा जाता था कि चूँकि असद मोहम्मद खान भी कहानी लिखते हैं, अदब भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो वो इन लोगों को बहुत मुश्किल से राज़ी किया, लेकिन ये हो गए। और एक मैंने कृष्ण चंद्र का जिक्र किया था कि उनसे मैंने कहा कि आप कोई सीरियल लिखें, क्योंकि कृष्ण चंद्र भी कहानी के आदमी थे, मगर बाकी लोगों से हम नहीं कहते थे। इन 2 हजरात से कहा और उन्होंने हमारे लिए लिखा, लेकिन मुश्किल से तैयार हुए थे ये सब, ये साहिबान, ये हुआ। शऊर भाई, ये जो लफ्ज का मामला है, जबान का मामला है, मानी का, लफ्ज को बरतने का और उसका अदायगी का और उसका माखज का, यानी एक पूरी दुनिया है। और सबरंग में आप लोगों ने इसका ऐसे कितना ज़्यादा ख्याल रखा कि उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के पढ़ने वालों की तरबियत हुई कि लफ्ज़ को कैसे बरता जाता है, उसकी क्या अहमियत होती है। तो वहाँ क्या कोई ख़ास एहतमाम होता था, क्या होता था? हाँ, ये
कभी वहाँ कोई कहानी, तबज़ात या तर्जुमा उस शक्ल में नहीं छपा सब रंग में जिस शक्ल में वो आया। हमेशा उसकी तस्हीह होती थी और ज़बान व अदब का बहुत ख्याल रखा जाता था और उस पर गोया असर नौ मेहनत होती थी हर तहरीर पर। हाँ, दोबारा ही गोया लिखी जाती थी वो। तो वो चूँकि ज़बान व अदब का बहुत ख्याल रखा जाता था, ज़बान व बयान का, इसीलिए अभी आपने खुद कहा कि वो सबरंग को महज डाइजेस्ट नहीं बल्कि एक अदबी रिसाला भी समझा जाता था। उसकी वजह उसका ज़बान व बयान भी था और फिर वो इंतखाब भी था जो हम उर्दू, अव्वल तो तराजिम भी इंतखाब ही होते थे क्योंकि 50 आए हैं तो उसमें से 10 मुंतखब होते थे। तो लेकिन उर्दू का जो इंतखाब था उसकी वजह से भी वो पर्चा जो है अदबी कहलाया। बहरहाल खुशी की बात यह है कि इतना अरसा गुजर गया और अब नई नस्ल को तो गालिबन मालूम भी नहीं होगा, लेकिन आज भी लोग न सबरंग को भूले हैं और न शकील आदिलज़ादा को। इनकी मकबूलियत आज तक बरकरार है और ये इनकी मेहनतों का नतीजा है। हाँ, मेहनत पर याद आया कि ये मेहनती इतने थे कि जब ये काम पर आ गए नहीं, जब जिस जमाने में कॉपियां जुड़ती थी तो कभी कभी रात भर काम होता था क्योंकि दिन भर तो वो ताल्लुकात अम्मा में गुजर जाता था, तो फिर रातों को काम हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा काम खुद शकील भाई भी करते थे, लिखना भी है, खाना भी पकाना है और कॉपियाँ भी जोड़नी है। तो एक बार तो ऐसा हुआ, इनकी नई शादी हुई थी और ये 22 दिन घर नहीं गए। यानी ये इतने मेहनती और इतने, यानी ये कहना चाहिए वक्फ थे सबरंग के लिए। खुद इन्होंने भी लिखा है, जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपना दावतनामा खुद लिखा था और उसमें जहाँ तक उसका मफहूम ये था कि मेरी पहली शादी सबरंग से हुई थी और दूसरी शादी शाहीन से हो रही है। लेकिन शादी के बाद भी इन्होंने ज्यादा वक्त अपनी पहली बीवी को दिया। यानी उल्टी बात हो गई, लोग शादी के बाद दूसरी बीवी को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन इन्होंने पहली बीवी को ज्यादा अहमियत दी। वो बेचारी उसी अहमियत में मारी गई, यानी बंद हो गई। आखिर में ये हुआ क्योंकि जरूरत एतदाल से ज्यादा तवज्जो भी एतदाल से जब बढ़ जाएगी तो उसका नतीजा यही निकलेगा। क्यों साहब? हाशिम साहब, शकील भाई ने बहुत एक आसान सा फॉर्मूला दिया है, कहानी वो जो दिलचस्प हो। ये बुनियादी फॉर्मूला दे रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ये काफी है? क्योंकि आज जमाना ऐसा आ गया है कि लोग बहुत सी नई तारीफें शामिल कर रहे हैं और उसकी वजह से ही कुछ पेचीदगी पैदा हो रही है। क्या आपके ख्याल में सिर्फ दिलचस्प होना काफी है? मेरा ख्याल है सबसे पहली शर्त उसका दिलचस्प होना, फिर वक्त के साथ शराइत बदलती रहती हैं, लेकिन पहली शर्त हमेशा कायम रहती है कि उसको दिलचस्प होना चाहिए। ये स्क्रीन प्ले राइटिंग पे भी ये शर्त लागू होती है, ये ड्रामा निगारी में भी। और आपका जो अब एपिसोड्स हैं उनको किस तरह से काटा जाता है, किस फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा जाता है कि देखने वाले की दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहे। मुझे सबरंग से रिलेटेड एक चीज़ याद है कि ये जब गायब होना शुरू हो गया ये डाइजेस्ट और ये रिसाला आता नहीं था, तो ये किसी ऐसी जगह पे छोड़ के कहानी गए होते थे कि फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता था कि यार अब हम क्या करें।
तो चंद हम क्लास फेलोज थे जो सबरंग पढ़ते थे, तो हम अपने तौर पे रात को बैठ के उसका एंड सोचा करते थे कि यार ये जो दरवाज़ा खुला है इसके पीछे कोरा ही खड़ी होगी, नहीं कोरा नहीं होगी तो ये होगी, अच्छा नहीं वो हो सकता है, क्योंकि वो वक्त काटना बड़ा मुश्किल था जब, अच्छा बीच में फिर इनका वो मुस्तकिल भी नहीं था रहा पर्चा, जब हम खरीदने के काबिल हुए उससे खुद, तो हम उससे एक फ़ायदा हुआ कि हमारा अपना तख़य्युल बढ़ता गया और हम उस कहानी को सोचते सोचते खुद कहानियाँ लिखने लग गए। लेकिन कहानी का दिलचस्प होना जो है वो बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर कहानी की बुनत आम कारी तक जो है उस तरह से पहुँच नहीं सकती। अच्छा शकील भाई, अब मौका मिला है तो एक ज़ाती शिकायत भी कर लूं। मौका इस हिसाब से अच्छा है कि आप स्टेज पर हैं और डांटेंगे नहीं उस तरह जो अकेले में आप डांट सकते हैं। मैंने और अकील अब्बास जाफरी ने मुतअद्दिद बार आपसे गुजारिश की कि आप जो आपका ज़ाती सफ़ा होता था और जो आपका इदारिया होता था उनको कंपाइल करें, उसकी इजाज़त दें, और आपने हमेशा उससे गुरेज किया, कुछ ना कुछ कह के टाल दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो हमारे प्यारे हसन रज़ा गोंदल हैं बर्मिंघम में, इनको आपने कैसे इजाज़त दे दी कि वो सबरंग की जो गैर मुल्की अदब के तराजुम के जो मजमूए हैं वो कंपाइल करें। जेलम बुक कॉर्नर ने गालिबन 6 वॉल्यूम उसके शाये किए हैं, सब सुपर हिट गए हैं, तो ये कैसे हुआ? आपने हमें क्यों इजाज़त नहीं दी और उनको कैसे दे दी? नहीं, आप सिर्फ ज़ाती सफ़े और इदारिये की बात कर रहे थे। हसन रज़ा गोंदल बर्मिंघम में रहते हैं और सबरंग के आशिक़दार हैं। उन्होंने तमाम शुमारे इकट्ठे किए, इकट्ठे रखे हैं उनके पास, और उन्होंने सब जितनी सबरंग में चीज़ें छपी हैं किस्तों के सिवा वो सब कंपोज करा ली और ये तय किया कि जो कहानियाँ हैं वो किताबी सूरत में शाये की जाएं। उसमें ज़िक्र ज़ाती सफ़े या इदारिये का नहीं था। तो जेलुम बुक कॉर्नर वाले जो किताबें छाप रहे हैं जिसमें 6 जिल्दें आलमी कहानियों की छप चुकी हैं और 3-4 और छपेंगी, उसके बाद उर्दू अदब का इंतखाब और उसके बाद हिंदुस्तान बर्र-ए-सग़ीर की ज़बानों की कहानियाँ, वो 30-35 जिल्दें हो जाएंगी किताबों की। उसके बाद कई नंबर आएगा ज़ाती सफ़ा या इदारिये का। इदारिये तो खैर वो चूँकि मौजू वो होते थे उस ज़माने के मौजूद पर, तो उनके तुक छपने का कोई मेरे ख्याल से तुक नहीं है। अब रहेगा ज़ाती सफ़ा, तो उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा काम करना था क्योंकि वो पिछले शुमारे की बातें होती थी जिससे ये नहीं है कि उसमें तरमीम और तस्हीह करने का वक्त नहीं मिला। और मैं अकील अब्बास जाफरी से मैंने ये मना नहीं किया, मैंने कहा कि छपेंगे लेकिन ज़रा मैं पहले इसे देखूंगा, तो बात दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा शकील भाई, एक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सबरंग की जो तराजुम के मजमूए सामने आए हैं उनमें कहानी तो मौजूद है लेकिन उसमें एक चीज़ कम है। कहानी मौजूद है, उसका मज़ा मौजूद है, तर्जुमा मौजूद है, आपका सिलेक्शन मौजूद है, हर कहानी के साथ उसका स्केच होता था और वो स्केचेस इकबाल मेहदी भी बना चुके, जुल्फ़िकार अज़ीम भी बना चुके, फ़रह कमर भी बना चुके और बतौर ख़ास इनाम राजा बहुत शानदार स्केच बना चुके। तो वो स्केचेस नहीं है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनाम राजा जैसे लोग थे जिन्होंने ऐसे स्केचेस बनाए
कि मुझसे लोग कहते हैं कि आपकी जो बाजीगर के उस्ताद भट्टल का जो स्केच जो चेहरा बनाया है, शायद उससे परफेक्ट चेहरा नहीं बन सकता था, कंसीव नहीं किया जा सकता था। तो ये जौहर कहाँ से आपने तलाश किए थे और इनके साथ आपका सफ़र कैसा रहा? भाई स्केच यूँ नहीं दिए कि किताब में स्केच अच्छे नहीं लगते, पहली बात। दूसरे ये कि सब अच्छे स्केचेस नहीं थे, कुछ उसमें कमज़ोर भी थे, तो इस वजह से वो कमज़ोर भी देने पड़ते किताब में कहानी के साथ। तो इसलिए किताब को किताब ही रखा गया और उससे स्केचेस की किताब नहीं बनाया गया, कहानियों की किताब रखा गया। ये वजह थी। मेरे ख्याल से जवाब हो गया। एक और सवाल है जो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पिछले कोई 4 दिन में 5 दिन में कुछ 100-150 मैसेजेस आए हैं, तो मैं मजबूर होकर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो आपकी किस्तवार कहानी है बाजीगर, इसके बारे में अफवाह ये है, वो आप तस्दीक करेंगे कि अफवाह है या नहीं है, कि आप उसकी आखिरी किस्त लिख रहे हैं। क्या वाकई आप उसकी आखिरी किस्त लिख रहे हैं? क्या वाकई ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? क्या हम इसको एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल नॉवेल के तौर पे देख सकेंगे? क्योंकि हमारा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि वो उर्दू के चंद बड़े नॉवलों में से एक मैं उसको समझता हूँ, उसकी कहानी को, उसकी बुनत को। तो क्या वाकई आप लिख रहे हैं और क्या वाकई हम उसको मुकम्मल होता देख सकेंगे? भाई बहुत से लोगों का तकाजा था कि इसे मुकम्मल किया जाए। अच्छा, कोई कहानी अगर अधूरी रह गई है तो उसे मुकम्मल तो होना चाहिए। तो ये वाक़या है कि मैं गुज़िश्ता कोई 2.5-3 साल से उसकी किस्त लिख रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं 5-6 साल के बाद मैंने कलम बाजीगर के लिए उठाया था, तो वो उसमें मुझे पिछड़ा बहुत पढ़ना पड़ रहा, इस वजह से उसमें देर हो रही है। लेकिन आखिरी किस्त लिखना है और उसके लाहौर में एक साहब हैं अजमल शादीन, उन्होंने किस्त ये सीरियल बनाने के लिए टीवी की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, बहरहाल। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँगा अगर कोई सवाल करना चाहे। ये बात भी गुज़िश्ता कोई 10 साल में, 15 साल में बार बार हुई है। रऊफ़ कलासरा साहब ने भी एक दफ़ा ये बात की थी मुझसे, ये वैसे भी बात होती रहती है कि सबरंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबरंग का अहिया मुमकिन है? क्या सबरंग एक बार फिर शुरू हो सकता है? क्या आप खुद समझते हैं कि सबरंग की ज़रूरत है और क्या आप खुद में वो तवानाई पाते हैं कि अगर वसाइल मुहैया हों तो सबरंग की इशाअत का सिलसिला शुरू हो सके? भाई बात यह है कि एक अच्छा पर्चा अगर सबरंग था तो उसका एहया तो होना चाहिए। मेरी भी बाद औक़ात ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं ये जो बात की तवानाई की, उस कदर तवानाई जो शऊर भाई ने जिसका जिक्र किया कि कितनी मेहनत होती थी, क्या काम होता था, रात रात भर, रोज़ व शब का कोई पैमाना नहीं था, तो उस जैसी तवानाई तो अब नहीं रही। लेकिन अगर असबाब मैसर हों, वसाइल हों, जिसका वादा रऊफ़ कलासरा साहब ने किया था और मुजीब शामी साहब ने किया था, और वो बैठे हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने भी किया था, याद है अमेरिका में। तो देखिए, तो वो जब वो बात आगे बढ़ी तो अब मेरा काम तो नहीं था ना कि मैं कहता कि भाई आपने जो असबाब मुहैया करने मुझे दे दें। ये तो रऊफ़ कलासरा साहब का काम था, या ये कि शामी साहब का, या सुहेल वड़ाई साहब का।
नतीजा ये कि वो बात वहीं तक रह गई। लेकिन एक सबरंग जैसा पर्चा निकलने की मुझे भी ख्वाहिश है और मैं हर वक्त हाजिर हूँ। एक बात जो चलते चलते आपसे पूछ लेना जरूरी है, आप कहानी लिखते भी हैं, आपने हजारों कहानियां पढ़ी भी हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या उर्दू कहानी में कुछ तवानाई है? मुश्किल सवाल है। बात यह है मुख्तसरन कि जो कहानी यूरोप और मगरिब में शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, उर्दू उनसे कम ही उनके लेवल पर आती है। लेकिन उर्दू में है कहानियां हैं, अच्छी कहानियां हैं, मगर यूरोप ने बड़ा काम किया उसमें। खुद रूस में कमाल की कहानियां हैं, फ्रांस में। तो उन्हें पढ़कर जब हम उर्दू कहानी पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि मामला भी और आगे जाना चाहिए। ये शकील साहब का निगार खाना था जिसकी बातें हो रही थी। मैं शुक्रगुजार हूं आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उर्दू बोलने लिखने पढ़ने वालों की तरफ से, शकील आदिलजादा साहब का, तमाम मेहमानों का, शकील भाई का ख़ास तौर पर कि इन्होंने उर्दू के लिए जितना काम किया है, इनको खुद भी एहसास नहीं कि इन्होंने कितना काम किया है। इन्होंने लाखों लोगों की तरबियत की है, उनमें कहानी पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम इनको रुख्सत करें खड़े होकर तालियां बजाकर। बहुत शुक्रिया।